हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे ओटी एनेस्थीसिया और इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ये एक पूरी सीरीज़ है जिसको आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन ओटी एनेस्थीसिया, इमरजेंसी और आईसीयू की थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्सेट हो या फिर अदर कोई एग्ज़ाम, उसमें आपको या फिर नॉर्थ सेट में ही मान लीजिए आपको पर ईयर प्री हो या फिर मेंस हो, उस नॉर्थ सेट के अंदर आपको कम से कम 7 से 8 जो क्वेश्चन हैं वो आपको ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू या फिर एनेस्थीसिया से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भले ही इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट का इमेज दे दिया हो और उसका नाम आपको पूछा हो, कोई इंस्ट्रूमेंट का इमेज देके उसका फंक्शन आपको पूछा हो, या फिर इमरजेंसी ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर कोई प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर कोई पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर जो आपने पढ़ा होगा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। ये सारे क्वेश्चन किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? ओटी एनेस्थीसिया और इमरजेंसी आईसीयू के अंदर। तो इसकी एक सीरीज़ है जो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अपन ओटी पढ़ेंगे, फिर एनेस्थीसिया के प्रोसीजर है वो पढ़ेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है वो पढ़ेंगे, फिर इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन है उसको अपन कैसे हैंडल करते हैं, फिर आईसीयू में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ओटी में यूज में लिए जाते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, उन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। चलिए, तो इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है ओटी। वो है ओटी। ओटी से स्टार्ट करेंगे अपन। ओटी के बाद में एनेस्थीसिया पढ़ेंगे, फिर इमरजेंसी और फिर आईसीयू वन बाय वन पढ़ेंगे। चलिए, तो आज की इस सीरीज़ का फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या है? ओटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेशन थिएटर। ओटी या फिर ऑपरेशन थिएटर। चलिए, ऑपरेशन थिएटर की बात करूँ तो इसको अपन ऑपरेटिंग रूम या फिर ऑपरेटिंग सूट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? also known as operating room and ऑपरेटिंग सूट। इसको ऑपरेटिंग रूम या फिर ऑपरेटिंग सूट भी अपन क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। फिर अपन बात करें कि डेफिनेशन की कि ऑपरेशन थिएटर या फिर ओटी किसको बोलेंगे अपन? डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन की बात करें कि ओटी या फिर ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे सारे सर्जिकल प्रोसीजर कैरी आउट किए जाते हैं असेप्टिक इन्वायरमेंट में। यानी कि वहाँ का एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र होने की, इन्फेक्शन होने की पेशेंट को कोई भी रिस्क नहीं रहती। एक ऐसा इन्वायरमेंट सर्जिकल प्रोसीजर को प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल मिनिमम या फिर 0% के बराबर हो। तो अपन क्या बोलेंगे कि ए फैसिलिटी इन ए हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ही ओटी होगा। ए फैसिलिटी इन ए हॉस्पिटल वेयर सर्जिकल प्रोसीजर carried out in the aseptic environment। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा रूम जिसके अंदर सारे सर्जिकल प्रोसीजर कैरी आउट किए जाते हैं, किसके अंदर? असेप्टिक इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेज बिल्कुल ही मिनिमम या फिर 0% के बराबर हो। चलिए, तो डेफिनेशन देख लिए अपन ने ओटी की कि एक ऐसा एरिया किसी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे सारे सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट किए जाते हैं, कैरी आउट किए जाते हैं बिल्कुल असेप्टिक इन्वायरमेंट के अंदर। चलिए, उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें कि फिजिकल सेटअप ओटी कहाँ होनी चाहिए, कितना एरिया रिक्वायर होता है एक ओटी के लिए, या फिर ओटी की हाइट है, लेंथ है, वो सब कितनी होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बात करें कि ओटी किसी भी हॉस्पिटल का जो कैपेसिटी है वो कितने बेडेड हो कि वो एक अपनी पर्सनल पर्टिकुलर ओटी ओपन कर सकता है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही कोई हॉस्पिटल है वो 50 बेडेड होगा, उसके ऊपर एक मेजर ओटी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 50 सर्जिकल बेड्स, ओके, 1 मेजर ओटी। यानी कि 50 सर्जिकल बेड के ऊपर एक क्या होगा? मेजर ऑपरेशन थिएटर होगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं 1:50। किसका? 1:50 का। यानी कि 1 ओटी
ऑन 50 बेडेड हॉस्पिटल। ओके, उसके बाद में साइज़ की बात करें कि ऑपरेशन थिएटर की साइज़ क्या होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ पॉलिसी साइज़ की बात करूँ तो किसी भी ऑपरेशन थिएटर की मिनिमम जो साइज़ है वो 20x20x20 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। कितनी? 20x20, कि 20 लंबाई चौड़ाई और हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 20x20 WLS इन मीटर। ओके, चलिए उसके बाद में एरिया, ये कितने स्क्वायर फीट एरिया एक ओटी के लिए रिक्वायर होता है, तो ये एरिया होगा 40 स्क्वायर मीटर। कितना? 40 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर होता है किसी ओटी के लिए किसी हॉस्पिटल में। उसके बाद में कि ओटी की लोकेशन किसी हॉस्पिटल के अंदर कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सी जगह पे होनी चाहिए? इमरजेंसी के पास में होनी चाहिए, किसी वार्ड के पास में होनी चाहिए, या फिर किसी अदर प्लेस पे होनी चाहिए? ओटी की सबसे प्रेफरेबल लोकेशन या फिर बेस्ट लोकेशन कौन सी होती है? ओके, तो प्रेफरेबल की बात करें, प्रेफरेबल लोकेशन की बात करें तो वो तो सबसे बेस्ट तो है ग्राउंड फ्लोर। ओटी का होनी चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि वहाँ पे पेशेंट को इजीली क्या किया जा सके? ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट किया जा सके। ओके, ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नियर टू CSSD। ओके, CSSD का मतलब वो जगह जहाँ पे ओटी के सारे इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव किया जाता है, वाश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है। ओके, तो नियर टू द CSSD के पास में होगा तो ओटी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जल्दी से ओटी में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं CSSD में ऑटोक्लेव करके। तो कहाँ पे होनी चाहिए? नियर टू द CSSD, या फिर होनी चाहिए सर्जिकल वार्ड के बिल्कुल पास में, ताकि सर्जरी के पेशेंट है वो प्री ऑपरेटिवली उस वार्ड में रखा जाए और वहाँ से इजीली आराम से ओटी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें और पोस्ट ऑपरेटिव उस पेशेंट को वापस से सर्जिकल यूनिट में ट्रांसफ़र करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो आईसीयू के पास में जहाँ से क्रिटिकल पेशेंट होंगे उनको इजीली आराम से ट्रांसफ़र किया जा सके आईसीयू के अंदर। फिर ब्लड बैंक भाई क्या होना चाहिए? पास में होना चाहिए ब्लड बैंक भी, ताकि अगर पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रोसीजर ब्लड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो एज सुन एज पॉसिबल उस पेशेंट को ब्लड अरेंज करके उसको ट्रांसफ्यूज किया जा सके। तो ब्लड बैंक भी क्या होना चाहिए? नियर बाई होना चाहिए ओटी के अंदर। एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के भी नियर बाई होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर, ताकि अगर कोई आरटीए का मान लीजिए कोई पेशेंट हो गया या फिर किसी पेशेंट को इमरजेंसी ओटी करना है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इमरजेंसी से ओटी के अंदर क्या किया जा सके? ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ये तो हो गई ओटी की लोकेशन, प्रेफरेबल लोकेशन की कहाँ पे ओटी की लोकेशन होनी चाहिए। उसके बाद में टेम्परेचर, आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओटी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ओके, तो ओटी का प्रेफरेबल जो टेम्परेचर है वो होता है 18 to 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर एक ही वर्ड में पूछे तो 20 ± 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसकी रेंज क्या है? 18 to 22 डिग्री सेल्सियस। चलिए, उसके बाद में उसके बाद में क्या होता है? ह्यूमिडिटी। ओटी की ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? ओटी की ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये होनी चाहिए 50 से 60% के आसपास। कितनी होनी चाहिए? 50 to 60%। ओके, ये टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप देखेंगे कि किसी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक मॉनिटर लगा होता है, एक डिस्प्ले लगा होता है। ओके, और उसके थ्रू ही क्या किया जाता है? इसको मेंटेन किया जाता है। चलिए, इस टाइप का ओके, ये क्या है? एक पैनल है, ये आपके ओटी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये ओटी का क्या है? एक पैनल है, और इस पैनल के थ्रू आजकल पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी को कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ पे आपके बटन लगे हुए होते हैं, उसके थ्रू आप ह्यूमिडिटी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का डिस्प्ले आपको दिख रहा है कि ओटी का टेम्परेचर कितना है शो हो रहा है, और इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करना है तो आप यहीं से इस डिस्प्ले के थ्रू, इस पैनल के थ्रू कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओटी पैनल। ओटी
का पैनल बोलते हैं। और यहीं से एफा फिल्टर में कितने एयर एक्सचेंज होते हैं वो भी मेंटेन किया जा सकता है। ओके, और आजकल यहाँ पे जो एयर की है अलार्म वो भी आपको यहाँ पे दिखती है कि ओटी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई, वैक्यूम की सप्लाई या फिर सक्शन की सप्लाई प्रॉपर है, डिक्रीज है या फिर इंक्रीज है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आजकल इस सिस्टम के साथ में म्यूजिक भी इंक्लूड हुआ है। ओके, ताकि जो सर्जन हैं वो लॉन्ग टाइम तक अगर सर्जरी चले, उसको सर्जरी के साथ में कुछ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत हो तो वो यहाँ से म्यूजिक को प्ले भी कर सकता है, गाने सुन सकता है। ओके, तो यहाँ पे म्यूजिक भी इस पैनल के अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ से आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि एयर फ्लो। ओटी में एयर फ्लो कैसे होता है। ओके, तो एयर फ्लो की बात करें तो ओटी में सेंटर टू पेरिफेरल एयर फ्लो कैसे होता है। सेंटर से एयर की एंट्री होती है और पेरिफेरल वे से क्या होता है, वो एयर आउट होता है ओटी से। किस तरीके से, सेंट्रल टू पेरिफेरल, सेंट्रल टू पेरिफेरल क्या होता है, ओटी का एयर फ्लो होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। देखिए, सी इमेज में आपको दिख रहा है सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से ये फ्लोर है, ये फ्लोर है जहाँ पे हेपा फिल्टर लगा हुआ है और हेपा फिल्टर के थ्रू एयर की एंट्री हो रही है। ओके, सेंट्रल से, और सेंट्रल से एयर एंट्री हो गई है पेरिफल में, जैसे कि ये ओटी का गेट हो गया, यहाँ पे एक एयर एग्जिट होने का एयर एग्जिट लगा हुआ है। फिर और ओटी में यहाँ पे चारों कॉर्नर पे क्या लगे होते हैं, एयर को एग्जिट करने के लिए एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं। यहाँ से क्या होता है, एयर का एग्जिट होता है, और जबकि सेंट्रल या सेंट्रल पार्ट से, फ्लोर पे सेंट्रल पार्ट से एयर की एंट्री होती है। ओके, तो सेंट्रल टू पेरिफेरल क्या होना चाहिए, ओटी का एयर फ्लो होना चाहिए। फिर क्या होगा, स्टेराइल टू लेस स्टेराइल, यहाँ का जो मिडल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, यहाँ से ओटी टेबल, ये ओटी टेबल है, ऊपर ओटी लाइट है, और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये सबसे ज़्यादा स्टेराइल पार्ट होता है किसी भी ओटी का। तो ओके, और जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो लेस स्टेराइल होगा। तो एयर का मूवमेंट कैसे होगा, स्टेराइल टू लेस स्टेराइल, स्टेराइल टू लेस स्टेराइल। ओके, इट मीन्स कि क्या हो गया, ये टेबल है, टेबल स्टेराइल है, और पेरिफेरल साइड में एयर एग्जिट होगा, तो टेबल टू पेरिफेरल, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, टेबल टू पेरिफेरल एयर एग्जिट भी बोल सकते हैं। चलिए बात करें कि प्रेशर, ओटी का प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, या फिर कौन सा प्रेशर ओटी के अंदर मेंटेन किया जाता है। प्रेशर, प्रेशर की बात करें, ओके, फिर देख लेते हैं ये जो एयर एक्सचेंज है, ये जो एयर एक्सचेंज है ये कितने एयर एक्सचेंज होने चाहिए। इस हेफा फिल्टर के थ्रू एयर की एंट्री होती है और ये जो एग्जिट होता है ये 1 मिनट के अंदर कितने होने चाहिए, या फिर मैक्सिमम पर ओवर कितने होने चाहिए। तो 15 एयर एक्सचेंज पर ओवर, 1 घंटे के अंदर कितने होने चाहिए, मिनिमम 15 एयर एक्सचेंज होने चाहिए। ओके, और इस 15 के अंदर एटलीस्ट 4 एयर एक्सचेंज should be, 4 एयर एक्सचेंज should be fresh। इसके अंदर 4 एयर एक्सचेंज क्या होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 15 एयर एक्सचेंज की, लेकिन 4 एयर एक्सचेंज क्या होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट बात करें प्रेशर की। तो ओटी के अंदर कौन सा प्रेशर मेंटेन होता है, तो पॉजिटिव एयर प्रेशर, क्योंकि यहाँ से एयर की एंट्री होती है और एयर हमेशा रिमेन रहती है ओटी के अंदर, फिर यहाँ से एयर की एग्जिस्ट होता है। तो ओटी के अंदर कौन सा प्रेशर मेंटेन होता है, पॉजिटिव एयर प्रेशर। पॉजिटिव एयर प्रेशर शुड बी मेंटेन इन द ओटी। ओके,
और ये जो ओटी की वॉल है यहाँ पे कौन से फिल्टर लगे हुए होते हैं, हेपा फिल्टर, जो एयर को क्या करते हैं, क्लीन एयर की एंट्री करवाते हैं ओटी के अंदर। कौन से फिल्टर होते हैं, येपा फिल्टर, जो ओटी के फ्लोर पे लगे हुए होते हैं। ओटी वॉल, ओटी वॉल सेलिंग should contain a HEPA filter. HEPA means high efficient particulate air. High efficient particulate air. ये कहाँ होना चाहिए, ओटी वॉल के अंदर। ये कहाँ पे होता है, ओटी वॉल की फ्लोर होती है, जो छत होती है उसके ऊपर यहाँ पे लाइट के साथ में हेपा फिल्टर लगा होता है, जहाँ से क्या होगी, क्लीन एयर की एंट्री होगी इस हेपा फिल्टर के थ्रू। ये हेपा फिल्टर क्या करेगा, एयर को क्लीन करके ओटी के अंदर एंट्री करवाएगा। चलिए, तो ये हेपा फिल्टर है, ये क्लीन है या फिर नहीं है, ये भी कहाँ से आपको पता चल जाता है। यहाँ पे ये जो ओटी का पैनल लगा हुआ होगा, यहाँ पे हेपा फिल्टर क्लीन है या फिर डर्टी है, ये आपको यहाँ पे ओटी के पैनल के अंदर क्या हो जाता है, दिख जाता है। चलिए, किस टाइप का होता है हेपा फिल्टर, ये क्या है, हेपा फिल्टर ओटी के फ्लोर के ऊपर लगा हुआ है, जहाँ पे ओटी की लाइट लगी हुई है, और लाइट के सारों और यहाँ से हेपा फिल्टर के थ्रू क्या होते हैं, एयर की एंट्री होती है, क्लीन एयर की एंट्री होती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि ओटी को कितने जोन के अंदर डिवाइड किया जाता है, जोन ऑफ ओटी। जोन ऑफ ओटी, ओटी को कितने जोन के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, तो पर्टिकुलरली अगर बड़े बड़े रूप में देखें तो ओटी को अपन 4 जो जोन होंगे उसके अंदर डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि कंसीडर करते हैं कि जो बैक्टीरिया है ओटी के अंदर, या फिर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट्स है, वो कौन कौन से एरिया में कितने कितने परसेंट रह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ओटी को 4 एरिया में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, बेस्ड ऑन द बैक्टीरियल कंसिडरेशन। ऐसा बोल सकते हैं अपने, बेस्ड ऑन बैक्टीरियल कंसिडरेशन एंड टू प्रोवाइड maximum asepsis, the entire OT complex can be divided into various zone। ओके, बैक्टीरियल कंसिडरेशन और मैक्सिमम सेप्सिस को मेंटेन करने के लिए ओटी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको 4 जोन के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ओके, 4 जोन, ये ओटी के जोन हो गए 4। फर्स्ट जोन को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटेक्टिव जोन, या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड जोन, या फिर आउटर जोन। फर्स्ट जोन को क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव जोन, या फिर इसी को बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड जोन, या फिर इसी को बोलते हैं आउटर जोन। नेक्स्ट होगा क्लीन जोन, या फिर इसी को बोलते हैं सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन। थर्ड जोन कौन सा होगा, असेप्टिक या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन। इसमें
किसी भी पर्सन अनऑथराइज पर्सन की यहाँ पे एंट्री क्या होती है, बैन होती है। कोई भी पर्सन अनऑथराइज पर्सन है वो यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता। इसको क्या बोलेंगे अपन, असेप्टिक जोन। असेप्टिक जोन या फिर इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड जोन। और लास्ट वन कौन सा है, डिस्पोजेबल जोन। ओके, इनके फंक्शन देख लेते हैं कि पर जोन है, इस जोन के अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है। फर्स्ट जोन कौन सा था, प्रोटेक्टिव जोन या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड जोन या फिर आउटर जोन। प्रोटेक्टिव जोन या फिर इसी को बोला अपन ने क्या, अनरेस्ट्रिक्टेड जोन या फिर इसी को बोला आउटर जोन। ये क्या है, मेन एक्सेस कॉरिडोर। ये मेन कॉरिडोर है जहाँ पे ओटी में कोई भी पर्सन क्या करता है, एंट्री करता है। कोई भी पेशेंट एंट्री करता है, कोई भी पेशेंट का अटेंडर क्या करता है, एंट्री करता है। ये मेन एक्सेस है ओटी का, मेन एक्सेस कॉरिडोर। ये क्या है, ट्रांसफ़र एरिया भी है। यहाँ से पेशेंट को इन, पेशेंट को आउट किया जाता है। ओके, CSSD के जो जितने भी ओटी के इंस्ट्रूमेंट है या फिर जितनी भी सीट्स है उन सबको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये क्या है, ट्रांसफ़र एरिया। या इस एरिया के अंदर क्या होता है, ओटी के सुपरवाइज़र का रूम भी होता है। ओटी सुपरवाइज़र रूम, वो भले ही कौन सा हो, आपका ANS हो, DNS हो या फिर किसी ओटी का SNO, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो। मेनली क्या बोलेंगे अपन, सुपरवाइजर का जो रूम होगा वो भी प्रोटेक्टिव जोन के अंदर होगा। जो प्री ऑप और पोस्ट ऑप एरियाज होते हैं, पोस्ट ऑप रूम होते हैं जहाँ पे पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली रखा जाता है, उसके कंसेंट लिए जाते हैं, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। ओके, उसका असेसमेंट किया जाता है। तो प्री ऑप एरिया और ओटी प्रोसीजर फिनिश होने के बाद में उस पेशेंट के वाइटल को असेस करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को असेस करने के लिए जो एरिया होता है, पोस्ट ऑप एरिया, वो भी कौन से जोन के अंदर होता है, प्रोटेक्टिव जोन के अंदर। प्री ऑप एंड पोस्ट ऑपरेटिव एरिया भी कौन से जोन के अंदर होता है, प्रोटेक्टिव जोन के अंदर। फिर चेंजिंग रूम भी कौन से जोन के अंदर होगा, प्रोटेक्टिव जोन के अंदर, जहाँ पे आप बाहर से जो अपनी यूनिफॉर्म लेके जाते हैं और इस चेंजिंग रूम के अंदर ओटी की जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है उसको वियर करके फिर ओटी के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। विदाउट प्रॉपर यूनिफॉर्म ओटी के अंदर एंट्री क्या होती है, बैन होती है। तो क्या करेंगे, चेंजिंग रूम। NICU और PICU, नियोनेटल आईसीयू या फिर पेडियाट्रिक आईसीयू होते हैं, वो भी प्रोटेक्टिव जोन के अंदर होते हैं। जहाँ पे अगर नियोनेटल ओटी है या फिर पेडियाट्रिक ओटी है तो वो फिनिश होने के बाद में किसी प्रोसीजर के बाद में उन बच्चों को कहाँ पे रखा जाएगा, NICU या फिर PICU के अंदर। वो भी कौन से जोन के अंदर होते हैं, प्रोटेक्टिव, ताकि अगर कोई इमरजेंसी, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उनका एज सुन एज पॉसिबल ओटी के अंदर क्या किया जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके। तो प्रोटेक्टिव जोन के अंदर क्या क्या आएंगे, आपके मेन एक्सेस कॉरिडोर होगा, ट्रांसफ़र एरिया होगा पेशेंट को ट्रांसफ़र करने का, सुपरवाइजर का रूम होगा, प्री ऑप और पोस्ट ऑप एरिया, चेंजिंग रूम एंड NICU या फिर PICU भी कौन से एरियाज़ के अंदर होंगे, आपके प्रोटेक्टिव जोन के अंदर। नेक्स्ट वन की बात करें कि अगला नेक्स्ट जोन कौन सा था, क्लीन जोन। नेक्स्ट जोन कौन सा, क्लीन जोन, या फिर इसी को अपन ने सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन भी बोल सकते हैं। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, सेमी रेस्ट्रिक्टेड। यानी कि यहाँ पे प्योर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन है, यानी कि कुछ पर्सन, ऑथराइज पर्सन एंट्री कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। उसको क्लीन जोन या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन बोला जाता है। ओके, ये जो एरिया या फिर ये जो जोन होता है ये बिल्कुल क्लीन होता है, तो इसलिए इसको क्लीन कॉरिडोर भी बोला जाता है, क्लीन कॉरिडोर। ओके, यहाँ पे स्टेराइल
इक्विपमेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है या फिर रखा जाता है। इक्विपमेंट स्टोर स्टेराइल, जैसे कि ओटी के पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हो गए, ओटी के पर्टिकुलर मशीनरी हो गई जो क्या स्टेराइल है, ये उसको स्टोर किया जाता है कौन से जोन के अंदर, क्लीन जोन के अंदर या फिर सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर। नेक्स्ट एनेस्थेसिया या फिर रिकवरी रूम होते हैं, वो भी इसी जोन के अंदर होते हैं। एनेस्थेसिया एंड रिकवरी रूम वो भी कौन से जोन के अंदर होंगे, क्लीन जोन या फिर सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर। उसके बाद में सर्जरी के बाद में जो सर्जन होते हैं या फिर जो अनेस्थेटिस्ट होते हैं उनके लिए रेस्ट रूम होता है, वो रेस्ट रूम भी कौन से एरियाज़ के अंदर होता है, क्लीन जोन के अंदर, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में होते हैं और वो यूनिफॉर्म स्टेराइल होती है, क्लीन होती है, तो उस यूनिफॉर्म में वो ओटी के इस एरिया से बाहर एंट्री नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए जो रेस्ट रूम होता है वो भी क्लीन जोन के अंदर होता है। रेस्ट रूम कहाँ पे होगा, क्लीन जोन के अंदर। चलिए नेक्स्ट वन, तो क्लीन जोन के अंदर, क्लीन जोन के अंदर क्या क्या था, क्लीन कॉरिडोर है, ये क्लीन कॉरिडोर है, स्टेराइल इक्विपमेंट का स्टोर है, एनेस्थीसिया या फिर रिकवरी रूम हो गया और रेस्ट रूम हो गया, ये सब कहाँ पे होंगे, आपके क्लीन जोन के अंदर। नेक्स्ट वन, थर्ड एरिया या फिर थर्ड जोन कौन सा था, असेप्टिक या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन है, या फिर इसको बोलेंगे अपन, यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज पर्सन की एंट्री होती है, अदर पर्सन यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता, इसको क्या बोलते हैं अपन, असेप्टिक। असेप्टिक और रेस्ट्रिक्टेड जोन, कौन सा जोन है ओटी का, असेप्टिक या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन। ओके, यहाँ पे ओटी रूम्स होते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर ओटी रूम्स होते हैं। ओटी रूम्स मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की ओटी हो गई, जैसे कि जनरल सर्जरी की ओटी हो गई, तो उसके आगे लिखा होगा जनरल सर्जरी ओटी, या फिर आई डिपार्टमेंट की ओटी हो गई आई ओटी, या फिर जैसे न्यूरो ओटी। ओके, न्यूरो ओटी जहाँ पे न्यूरो सर्जरी के केस क्या किया जाते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग ओटीज के रूम होंगे, मान लीजिए एक ओटी है या फिर मल्टीपल ओटी है अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो ओटी रूम्स होंगे कौन से अंदर, असेप्टिक या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर। यहाँ पे ऑथराइज पर्सन ही एंट्री कर सकता है, अदर किसी भी पर्सन की एंट्री बैन होती है। स्क्रब सिंक्स, स्क्रब सिंक्स भी कहाँ पे होते हैं, असेप्टिक या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर। यहाँ पे जो सर्जन हैं वो सर्जरी से पहले खुद को स्क्रब करते हैं, जिसको वॉश करते हैं, या फिर जो स्क्रब नर्स होती है या फिर नर्सिंग ऑफिसर होता है स्क्रब, वो भी खुद को स्टेराइल करता है। कहाँ पे, स्क्रब सिंक होता है, वहाँ पे हैंड वॉश, सर्जिकल हैंड वॉश जो किया जाता है वो किया जाता है, और उसके बाद में खुद को स्क्रब किया जाता है। सर्जन हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर हो या फिर सर्जन का कोई भी असिस्टेंट हो, कौन से एरिया में, असेप्टिक या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन में। एक तो ओटी रूम होंगे और एक क्या होगा, स्क्रब स्टेशन, स्क्रब सिंक, इसको स्क्रब स्टेशन भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट और लास्ट जोन कौन सा था आपका, डिस्पोजल जोन। ओके, डिस्पोजेबल जोन वो जोन होगा जहाँ पे ओटी में जितने भी इक्विपमेंट यूज हुए हैं जिसको डिस्पोज किया जा सके, जैसे कि डिस्पोजेबल ग्लव्स हो गए, कुछ वेपर्स हो गए, कुछ मटेरियल ऐसे जिसको डिस्पोज करना है। ओके, तो ओटी में जितने भी डिस्पोजेबल जनरेट हुए हैं उन सबको डिस्पोज किया जाता है कौन से एरियाज़ के अंदर, डिस्पोजेबल जोन के अंदर। ओके, वेयर ऑल वेस्ट इज डिस्पोज्ड, यहाँ पे सारे वेस्टेज को क्या किया जाता है, डिस्पोज्ड किया जाता है ओटी से, जितने भी डिस्पोज जनरेट हुए हैं उन सबको। तो ये क्या हो गए, ओटी के जोन हो गए, कितने थे आपके, प्रोटेक्टिव जोन, प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन, या फिर इसको सेमी रेस्ट्रिक्टेड बोला, असेप्टिक जोन, या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन, एंड लास्ट वन कौन सा था, डिस्पोजेबल जोन। ओके, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ओटी के अंदर आप हैं या फिर डॉक्टर है, कोई सर्जन है, तो कौन सी सर्जरी के अंदर कौन कौन से एनर्जी सोर्सेस यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किया जाता है उनको, कैसे वो फंक्शन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज दे के उनका या फिर फंक्शन दे के, आपको इमेज दे के नाम पूछेंगे या फिर इमेज दे के उसका फंक्शन पूछेंगे। ओके,
तो एनर्जी सोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ओटी के अंदर। एनर्जी सोर्सेस ऑफ ओटी। ओके, एनर्जी सोर्सेस ऑफ ओटी। ओटी के अंदर कौन कौन से एनर्जी सोर्स यूज में लिए जाते हैं? चलिए, सबसे पहले मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कौन से यूज में लिया जाता है? कॉटरी। सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा होगा कॉटरी के बारे में, सबसे ज़्यादा और मोस्ट कॉमन यही यूज में लिया जाता है कॉटरी। इस कॉटरी को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होती है मोनोपोलर कॉटरी या फिर यूनिपोलर कॉटरी, एंड अदर टाइप कौन सा होता है? बाईपोलर कॉटरी। एक होती है मोनोपोलर एंड एक होती है कौन सी? बाईपोलर। फर्स्ट कौन सी होती है? मोनोपोलर, या फिर इसी को बोलते हैं यूनिपोलर, यूनिपोलर कॉटरी। इस कॉटरी के थ्रू क्या होता है? क्लोज करंट सर्किट जनरेट होता है। चलिए देख लेते हैं इमेज में कि मोनोपोलर कॉटरी किस टाइप में दिखती है, कैसी दिखती है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या है? इमेज है, मोनोपोलर कॉटरी है, उसकी ये कॉटरी टिप है। ये क्या है? कॉटरी की टिप है। ओके, इसका जो हैंड पीस है हैंडल करने का, यहाँ से इसको पकड़ा जाता है। इसके पीछे की ये जो केबल है जहाँ से सप्लाई होती है कॉटरी जनरेटर से। इसके ऊपर दो बटन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों बटन के क्या होते हैं? अलग अलग फंक्शन होते हैं। ओके, ये जो ब्लू बटन है इसमें क्या होता है? हाई वोल्टेज करंट सप्लाई होता है। ओके, और ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन कोएगुलेशन ड्यूरिंग द सर्जरी। कॉटरी टिप को किसी भी ब्लड वेसल्स के ऊपर लगा के अगर ब्लू बटन को प्रेस किया जाएगा तो वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही है कट लगने से, उस ब्लीडिंग को क्या करेगा? कोगुलेट करेगा। कौन सा बटन? ब्लू बटन। यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट की क्या होती है? सप्लाई होती है। और ये जो हेलो बटन है, पीले कलर का आपको दिख रहा है हेलो बटन, ये हेलो बटन में लो वोल्टेज करंट की सप्लाई होती है। लो वोल्टेज करंट। ओके, हेल्प इन स्किन इंसिजन, या फिर इसको बोलते हैं कट। ये किस में हेल्प करता है? स्किन के ऊपर कट लगाने में या फिर इंसिजन लगाने में। कौन सा? हेलो बटन को प्रेस करके स्किन के ऊपर क्या इंसिजन लगाया जाता है या फिर प्रेस किया जाता है। ओके, ये दो कॉटरी के ऊपर जो बटन लगे हुए होते हैं उनका फंक्शन होता है। चलिए, ब्लू बटन कोगुलेशन करवाता है एंड हेलो बटन है वो कट या फिर इंसिजन करवाता है। चलिए नेक्स्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की ये जो मोनोपोलर कॉटरी है इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट की हिस्ट्री है कुछ स्पेसिफिक जिसमें आप यूज नहीं कर सकते मोनोपोलर कॉटरी, तो उस हिस्ट्री को आपको असेस करना है पेशेंट में। चलिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है? अगर किसी पेशेंट को क्या लगा हुआ है? पेस मेकर नॉट यूज इन ए पेशेंट विथ पेस मेकर। पेस मेकर, पेशेंट को परमानेंट पेस मेकर इम्प्लांट किया हुआ है, पीपीआई हो रखा है। ओके, तो उस पेशेंट में आपको ये जो मोनोपोलर कॉटरी है यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये जो मोनोपोलर कॉटरी आप यूज़ करते हैं तो इसमें जो करंट होता है वो लेटरली क्या होता है? सर्कुलेट होता है। और अगर पेस मेकर के ऊपर सर्कुलेट होता है तो इसका फंक्शन है पेस मेकर का वो क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए पेस मेकर के पेशेंट में आपको मोनोपोलर कॉटरी यूज में नहीं करनी है। ओके,
ये जो मोनोपोलर कॉटरी होती है ये नियर बाई अगर कोई नर्व सप्लाई हुई, आप कोई टिश्यू के ऊपर इस मोनोपोलर कॉटरी को यूज़ कर रहे हो और मान लीजिए इस कॉटरी के जस्ट पास में कोई नर्व की सप्लाई हो रही है, तो ये जो कॉटरी है ये नर्व को इंजरी कर सकती है। इसलिए इसलिए इसको जो जितनी जहाँ पे नर्व सप्लाई ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, उस सर्जरी में इस मोनोपोलर कॉटरी को यूज में नहीं लिया जाता है। ठीक है, मोनोपोलर कॉटरी can damage nearby vital nerve, so it not used in thyroid surgery, penis surgery या फिर पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी। पैरोटिड ग्लैंड, थायराइड या फिर पेनिस की सर्जरी में इसको यूज में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है और नर्व सप्लाई को बहुत ज़्यादा इंजरी करती है आपकी ये जो मोनोपोलर कॉटरी है, इसलिए यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस कॉटरी को अवॉइड किया जाता है और इंस्टेड ऑफ मोनोपोलर क्या कौन सी कॉटरी यूज में ली जाती है, बाइपोलर कॉटरी यूज में ली जाती है। इसलिए अगर इन फ्यूचर आपकी ड्यूटी कभी ओटी में लगे और वहाँ पे पेशेंट को थायराइड की सर्जरी, पेनिस सर्जरी या फिर पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी हो, तो वहाँ आप मोनोपोलर कॉटरी के साथ में बाइपोलर कॉटरी को भी आपको क्या करना है, रेडी रखना है, क्योंकि इस सर्जरी में मैक्सिमम मोनोपोलर की जगह बाइपोलर कॉटरी को यूज लिया जाएगा। ओके, इसके बाद में ये जो टिप होती है, ये जो टिप होती है, इस टिप को बोलते हैं बोवी टिप। इस टिप को क्या बोला जाता है, बोवी टिप। ये जो टिप भी कई अलग अलग टाइप की होती है और अलग अलग सर्जरी में यूज में ली जाती है। ओके, तो टाइप्स ऑफ बोवी टिप। इस टिप्स के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है फाइन टिप। कौन सी टिप होती है, फाइन टिप। ये जो टिप है कॉटरी, ये बिल्कुल फाइन सी होती है, जो बिल्कुल माइक्रोवास्कुलर सर्जरी या फिर जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसके अंदर यूज में ली जाती है। कौन सी टिप, फाइन टिप। एक होती है बॉल टिप। इस टाइप से कॉटरी टिप होती है और आगे बॉल शेप की बनी हुई होती है। ओके, तो यहाँ पे ये मोस्टली कोगुलेशन करवाने के लिए यूज में ली जाती है। कौन सी टिप, बॉल टिप। ओके, कॉलरेडो टिप। कौन सी टिप, कॉलरेडो कॉटरी टिप। ये भी मोस्टली प्लास्टिक सर्जन या फिर आई के सर्जन द्वारा यूज में ली जाती है। कौन सी टिप, कॉलरेडो टिप। तो ये इसके इमेज आप जो देख के या सर्च करके देख लेना एक बार कि कैसी दिखती है, फाइन टिप, बॉल टिप या फिर कॉलरेडो टिप। अपने पास है या नहीं एक बार देख लेता हूँ मैं, अगर हो तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसी दिखती है आपको जो बॉल टिप या फिर कॉलरेडो। तो यहाँ पे पिक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा फाइन टिप को, फिर बॉल कॉटरी टिप को और फिर कॉलरेडो टिप को, ताकि इन तीनों के बीच में जो डिफरेंट है वो आपको पता चल जाएगा। अगर ये जो एग्ज़ाम में आपको कभी इमेज देके पूछेंगे तो भी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा टाइप था कॉटरी का, बाइपोलर कॉटरी। चलिए, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो इसमें क्लोज करंट का जो सर्किट बनता है मोनोपोलर के अंदर, वो कैसे बनता है। ये क्या है, क्लोज करंट सर्किट। इलेक्ट्रोसर्जिकल जनरेटर या फिर इसको बोलते हैं अपन कॉटरी जनरेटर होता है। इसमें आप मोनोपोलर की जो पिन है, प्लग है, उसको एंट्री करते हो। ओके, और यहाँ से
यहाँ से मोनोपोलर कॉटरी की जो आपकी केबल है वो जाएगी और यहाँ पे आपके पास में हैंड पीस है, यहाँ से आप टिश्यू को कट कर रहे हैं तो यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से टिप है, टिप से होते हुए करंट पेशेंट की पूरी बॉडी में फ्लो करते हुए यहाँ पे लगा हुआ है कॉटरी पैड। कॉटरी पैड भी होता है, उसको अपन देखेंगे। यहाँ पे लगा हुआ क्या है, कॉटरी पैड, और इस कॉटरी पैड के थ्रू ये करंट वापस बैक फ्लो जाएगा कहाँ पे, वापस इस जनरेटर के अंदर, यानी कि पूरा एक क्या होगा, सर्किट बनेगा किसके अंदर, मोनोपोलर के अंदर। फिर आप कहेंगे कि ये जो सर्किट तो बना हुआ है लेकिन इस पूरे के अंदर करंट है, यहाँ से करंट पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और पूरी बॉडी से फ्लो होते हुए इस पैड के थ्रू वापस इस जनरेटर के अंदर बैक फ्लो हो रहा है पेशेंट का। तो फिर पूरी बॉडी है वो बंद क्यों नहीं हो रही है, ओनली जहाँ से टिप आपने टच की है वहीं बंद क्यों हो रही है। ओके, तो बिल्कुल फाइन एरिया, ये कहाँ से कट करेगा, फाइन एरिया से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्ड है, कॉटरी का जो पैड है, इसका सरफेस एरिया भी काफ़ी बिग है, बड़ा है। बाकी पूरी बॉडी का एरिया तो बिग है, लार्ज एरिया है, ये सरफेस एरिया है। लेकिन जहाँ से आपने टिप को टच किया है, ये पेशेंट की बॉडी है, जहाँ से आपने टिच को टच किया है वो एरिया बिल्कुल फाइन एरिया है, मिनिमम एरिया है, मिनिमम सरफेस एरिया है। तो जहाँ से मिनिमम सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा वहाँ से क्या होगा, वहाँ से पेशेंट को बर्न होगा, वहाँ से बर्न होगा, यानी कि यहाँ से कट या फिर कोगुलेशन आप इसे टिप के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि जितना भी फाइन एरिया होगा वहाँ से क्या होगा, ये कट होगा। इसलिए जब पेशेंट को कॉटरी पैड लगाते हैं तो ये जो कॉटरी पैड होता है ये भी जो इसका सरफेस एरिया है ये पूरा कवर होना चाहिए अच्छे तरीके से, ये जो कॉटरी पैड है ये चिपका होना चाहिए, वरना पेशेंट को यहाँ पे भी अगर जो एरिया सरफेस एरिया है वो फाइन रह गया तो पेशेंट को यहाँ पे भी क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। इसलिए पेशेंट में जो कॉटरी पैड है वो लगाते टाइम ध्यान रखना चाहिए आपको। इस कॉटरी पैड को भी अपन आगे देखेंगे कि कॉटरी पैड कैसा दिखता है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉटरी कौन सी थी, बाईपोलर। कौन सी कॉटरी है ये, बाईपोलर कॉटरी। ये कौन सी कॉटरी है, बाईपोलर कॉटरी। बाईपोलर कॉटरी की बात करें तो इसमें यूनि डायरेक्शनल और कंप्लीट लोकलाइज करंट का फ्लो होता है। करंट, लोकलाइज करंट का मतलब है ये जो इसकी आपकी इसको आप जो फोर्सेप दिख रही है, इस फोर्सेप में एक फोर्सेप के थ्रू करंट फ्लो होगा पेशेंट की बॉडी में। यहाँ पे पेशेंट की बॉडी है या फिर जिस किसी टिश्यू में आप कोगुलेट कर रहे हैं, ये सिर्फ कोगुलेशन के लिए काम में आती है, कटिंग इससे नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ से आप बॉडी टिश्यू में कोगुलेट करें तो एक फोर्सेप के थ्रू करंट का फ्लो होगा और यहीं से वापस दूसरी फोर्सेप है उसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, वापस बैक फ्लो होते हुए वापस से उस जनरेटर के अंदर क्या हो जाएगा, करंट का बैक फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पूरी बॉडी में करंट का जो सर्किट जो मोनोपोलर में बन रहा था वो नहीं बनता, इसलिए इसको यूनि डायरेक्शनल या फिर कंप्लीट लोकलाइज करंट फ्लो वाली मशीन बोल सकते हैं बाईपोलर को। क्या बोलेंगे अपन, यूनि डायरेक्शनल and complete localized current flow from one blade to अनोदर ब्लेड। एक ब्लेड से करंट का फ्लो होगा और दूसरी से क्या होगा, इस करंट का बैक फ्लो होगा। इससे क्या होगा, ओनली कोगुलेशन कैन बी डन। इस फोर्सेप से बाईपोलर से आप ओनली कोगुलेट कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते। इट कैन बी यूज इन पेसमेकर क्लाइंट। इस बाईपोलर कॉटरी को पेसमेकर के क्लाइंट में यूज करते हैं क्योंकि इससे जो करंट का लेटरल फ्लो है वो नहीं होता, ओनली एक फोर्सेप से करंट जाएगा और दूसरी फोर्सेप से वहीं से करंट का बैक फ्लो हो जाएगा, पूरी बॉडी में करंट नहीं फैलेगा। इसलिए आप पेसमेकर के क्लाइंट में या फिर जो थायराइड की सर्जरी अपन ने देखी थी या फिर पेनिस की या फिर ऐसी कोई भी सर्जरी जहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई है उस ऑर्गन के अंदर, उस टिश्यू के अंदर, तो वहाँ पे कौन सी फोर्सेप यूज़ की जाती है, बाईपोलर कॉटरी फोर्सेप। ओके, चलिए
तो ये क्या हो गई, बाईपोलर कॉटरी फोर्स है। उसके बाद में यहाँ से जो ये जो पिन कनेक्ट होती है ये होता है जनरेटर। ये क्या होता है, कॉटरी जनरेटर। आपको इमेज देखने पे पता चलेगा। कई बार एग्ज़ाम में ये जो जनरेटर है इसका पिक दिया जाता है और पिक के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाता है कि ये क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है इमेज में, इसको बोलते हैं कॉटरी जनरेटर। दिस वन इज कॉटरी जनरेटर। चलिए, ये कॉटरी जनरेटर का फंक्शन क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग जो प्लग हैं वो दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ये जो प्लग है यहाँ पे कॉटरी पैड को कनेक्ट किया जाता है, ओके। और ये जो दोनों प्लग है आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों प्लग है यहाँ पे दोनों पे मोनोपोलर, और ये जो अलग से प्लग दिख रहा है यहाँ पे बाईपोलर कॉटरी को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे कितना करंट है, कितने पे रखनी है आपको, मिनिमम 25 पे, 30 पे, 35 पे, ओके। नॉर्मल सर्जरी के अंदर ये जो कॉटरी है इसका कोगुलेशन और कटिंग दोनों कितने पे रखते हैं, 30 से 35 के बीच में, नॉर्मल सर्जरी के बीच में ये जो कॉटरी का करंट है वो रखते हैं, मोनोपोलर या फिर बाईपोलर दोनों का। चलिए, उसके बाद में ये जो प्लग देख लिया आपने, इसके बाद में ये जो कॉटरी मशीन है, एक कॉटरी जनरेटर है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ओके। इसका फंक्शन क्या है। चलिए, तो आपने देखा कि इस कॉटरी में क्या होता है कि करंट का फ्लो होता है, ये करंट है, इस करंट के थ्रू पेशेंट में बर्न किया जाता है और उस बर्न के थ्रू ही कोगुलेशन या फिर कट किया जाएगा। नॉर्मली अपन किसी भी करंट को टच करते हैं तो अपने को क्या झटका लगता है, करंट लगता है। फिर इस कॉटरी के थ्रू आप कहेंगे कि करंट क्यों नहीं लगता, तो ये जो कॉटरी मशीन होती है, ये कॉटरी उस जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देती है, हाई कर देती है। नॉर्मल पर्सन के अंदर नॉर्मल जो करंट है, किसी अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वहाँ पे जाके अपन टच करेंगे तो अपने को करंट लगेगा, झटका लगेगा। फिर पेशेंट को क्यों नहीं लगता, कॉटरी जब लगती है तो, क्योंकि मान लीजिए कि ये क्या है, एक नर्व है, ये एक नर्व है और इस नर्व के अंदर नॉर्मली करंट की सप्लाई होती है, जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, उस करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उस करंट की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो होती है 50 से 60 हर्ट्स के बीच में, ओके। 50 टू 60 हर्ट्स के बीच में। तो करंट फ्लो इस नर्व के अंदर कैसे करेगा, इस टाइप में, ओके। इस टाइप में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए ये क्या करवाएगा, पेशेंट में बर्न करवा देगा, पेशेंट जल जाएगा, उसको झटका लगेगा। लेकिन ये जो मशीन है, कॉटरी मशीन, ये क्या करती है, इससे फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ये जो नॉर्मल करंट की 50 टू 60 थी फ्रीक्वेंसी, इसको ये 5 लाख से 30 लाख तक, 50 टू 30 लाख तक इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है पर सेकेंड, 50 टू 60 से लेके 5 टू 30 लैक्स पर सेकेंड इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, ये कॉटरी जनरेटर इंक्रीज कर देता है। इसलिए यहाँ से जो करंट इंटर होगा किसी भी पेशेंट की नर्व के अंदर, वो इतना जल्दी यहाँ से मूव ऑन करेगा कि इस नर्व को पता भी नहीं चलेगा, इस नर्व को क्या है पता भी नहीं चलेगा। जब फ्रीक्वेंसी तेज़ होगी और इतना जल्दी फ्लो होगा करंट का, तो इस जो नॉर्मली जो नर्व होती है उसके अंदर बर्न नहीं होता है। तो ये कॉटरी जनरेटर का यही फंक्शन होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है करंट की, इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देता है ताकि पेशेंट की जो नर्व है उसमें, नॉर्मल नर्व के अंदर कोई भी इंजरी नहीं हो, बर्न नहीं हो। तो कॉटरी जनरेटर का यही काम होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है करंट की, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। चलिए, उसके बाद में मोनोपोलार के साथ में आपने कनेक्ट किया था एक कॉटरी पैड को, कॉटरी पैड कनेक्ट किया था। ये क्या है, मोनोपोलार कॉटरी पैड।
यहाँ से ये जो एरिया है, ये जो पैड है, ये आप किसी भी पर्सन की जो बॉडी सरफेस एरिया है उसके ऊपर चिपका देते हो, अटैच किए जाते हो, देते हो, ये मतलब अटैचेबल होता है। और ये पिन कहाँ पे की कनेक्ट की जाती है, यहाँ पे आपको कॉटरी पैड लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इस पिन को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, ताकि मोनो पोलार जब कॉटरी यूज़ करते हैं तो करंट का जो सर्किट है वो बन सके। तो ये पैड पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते समय कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है उसको दिमाग में रखना होता है, ध्यान रखना होता है, ताकि पेशेंट को क्या है, इंजरी नहीं हो। फर्स्ट, पैड must be placed properly where it cover high vascular और wide area कॉन्टेक्ट। यानी कि आपको ये पैड है ये उस ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे एक तो हाई वस्कुलर, हाई ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, और वाइड एरिया को ये जो पैड है ये कवर करना चाहिए। ऐसी नहीं है कि एक जगह से ओनली टिप से चिपका हुआ हो तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे चिपकाना है जहाँ पे ये पूरा पैड पेशेंट की बॉडी से चिपका हुआ रह सके, अटैच रह सके। चलिए, और कॉटरी पैड लगाने से पहले आपको पेशेंट की जितनी भी ज्वेलरी है वो क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। और इम्प्रॉपर अगर प्लेसमेंट हुआ तो पेशेंट को क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। improper placement can cause burn to the patient skin। improper placement हुआ तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है, रिमूव ज्वेलरी बिफोर सर्जरी, ओके, टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉटरी इंड्यूस बर्न। कॉटरी से बर्न नहीं हो, क्योंकि अगर पेशेंट ने कोई ऑर्नामेंट से कोई ज्वेलरी पहन रखी है तो उसके थ्रू जैसे ही करंट पास होगा और उसमें स्किन में क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो उस बर्न को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को प्री ऑपरेटिव एरिया में असेस करना है कि पेशेंट में ने कोई ज्वेलरी, कोई ऑर्नामेंट्स तो नहीं पहन रखा है। तो वो अगर ज्वेलरी ऑर्नामेंट है तो उसको रिमूव कर देना है आपको। चलिए, तो ये तो मोनोपोलर कॉटरी कैसे यूज़ करते हैं, इसके टाइप है आपके मोनोपोलर और बाइपोलर, दो टाइप है कॉटरी के। और कॉटरी पैड को कैसे अटैच किया जाता है और कौन कौन सा एरिया होगा, कैसे ये कॉटरी जनरेटर है इस इलेक्ट्रिसिटी के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके आपकी नॉर्मल बॉडी की नर्व को इंजर्ड होने से प्रिवेंट करता है। तो कभी पूछे कि कॉटरी जनरेटर का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ताकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस करंट की वो जल्दी से मूव कर जाएगा नॉर्मल नर्व के अंदर, और उस नर्व में इंजरी नहीं होगी, उस नर्व को पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर से करंट फ्लो हुआ है। चलिए, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि ओटी के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज में लिया जाता है एनर्जी सोर्सेस में। तो नेक्स्ट कौन सा है, लाइगासोर। नेक्स्ट एनर्जी सोर्सेस कौन सा यूज में लिया जाता है, लाइगासोर। आपको इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है, लाइगासोर। दो इमेज दिख रहे हैं आपको। अगर इसी टाइप की इमेज अभी कभी एग्जाम में पूछे तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा एनर्जी सोर्स है, लाइगासोर। दो टाइप्स के दिख रहे हैं। ये जो एक हैंड पीस है, यहाँ पीछे एक केबल कनेक्ट होती है जिसको लाइगासोर जनरेटर आता है। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में जो अपन ने देखा था कॉटरी वाला, इस कॉटरी के साथ में ही लाइगासोर का अटैचमेंट भी आता है। तो पीछे ये जो पिन लगी हुई होती है ये कहाँ पे लगती है, जनरेटर के अंदर। ओके, ये कॉटरी के दो हैंड पीस आपको दिख रहे हैं, लाइगासोर के दो हैंड पीस आपको दिख रहे हैं। तो एक तो है ओपन लाइगासोर, ये आपको दिख रहा है ओपन सर्जरी के अंदर यूज में लिया जाता है। ओके, छोटा सा हैंड पीस है। दूसरा इसका हैंड पीस आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिख रहा है, ये लिया जाता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर। तो इसको बोलेंगे अपन लेप्रोस्कोपिक लाइगासोर।
ये क्या है, लेप्रोस्कोपिक लाइगास, और इसको लैब सर्जरी के अंदर यूज में लिया जाता है। ये कैसे फंक्शन करता है इसकी बात करें तो ओके, ये हीट और प्रेशर दोनों मेथड से क्या करता है, फंक्शन करता है। ये जो हैंड पीस इसके आगे आपको जॉ दिख रही है, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, जॉ दिख रही है। इस दोनों जॉ के बीच में टिश्यू को होल्ड किया जाता है। और मैक्सिमम कितने एमएम तक के ब्लड वेसल्स को या फिर टिश्यू को होल्ड कर सकते हैं अपन, 7 एमएम के टिश्यू तक को या फिर ब्लड वेसल्स को इस जॉ के अंदर क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, होल्ड किया जाता है, और इसके ऊपर फिर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हीट, फिर प्रेशर अप्लाई करके फिर हीट, जैसे ही पुश बटन दबाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगी और हीट जनरेट होगी इस जॉ के अंदर। और उस हीट से क्या होगा, किसी भी टिश्यू के किसी भी ब्लड वेसल्स को कट किया जाएगा। ओके, तो ये कौन से मेथड पे काम करता है, इट वर्क बाय हीट एंड प्रेशर मेथड। कौन से मेथड पे, हीट और प्रेशर मेथड पे फंक्शन करता है। कितने एमएम तक की ब्लड वेसल्स को कट कर सकता है, इट कैन यूज अप टू 7 mm ब्लड वेसल्स। इस 7 mm की ब्लड वेसल्स तक इसको यूज में लिया जा सकता है। सील करने में या फिर कट करने में कितना टाइम लेता है, नॉर्मली बात करें सील टाइम तो 2 to 4 सेकेंड। एक ब्लड वेसल्स को कट करने में कितना, 2 to 4 सेकेंड्स। ओके, इसकी बात करें कि फर्स्ट जनरेशन, इसकी 2 जनरेशन आई हुई है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में तो क्या था, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, ओनली कोगुलेट किया जाता था, ओनली कोगुलेशन। ये जॉ थी, इस जॉ के बीच में, इस पंजे के बीच में, जॉ के बीच में किसी ब्लड वेसल को पकड़ के कोगुलेट किया जाता था। और कोगुलेशन करने के बाद में अलग से सीजर लेके उस ब्लड वेसल्स को क्या किया जाता था, कट किया जाता था। ओके, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन आई है उसमें कौन कौन सा फंक्शन है, उसके अंदर कोगुलेशन प्लस कट दोनों फंक्शन है। यानी कि इस जॉ से कोगुलेट भी किया जाएगा, और फिर एक बटन होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ पे बटन होते हैं। इस बटन के थ्रू, इस बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से एक ब्लेड निकलेगी, और आपने जो कोगुलेट किया था टिश्यू को, ब्लड वेसल्स को, उसको कट भी कर दिया जाता है इसी हैंड पीस से। तो यानी कि सेकेंड जनरेशन में कटिंग कोगुलेशन दोनों है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, ओनली कोगुलेशन था। ओके, तो ये क्या होता है, नॉर्मली हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट जनरेट करता है। ओके, इसलिए अगर वाइटल ऑर्गन की सर्जरी हो गई, जैसे कि आपकी एड्रिनल ग्लैंड की सर्जरी हो गई, ओके, या फिर आपकी थायराइड की हो गई, या फिर हार्ट की सर्जरी हो गई, तो उस सर्जरीज में इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये हीट जनरेट करेगा। हीट जनरेट करेगा तो नियर बाई अगर ऑर्गन, कोई वाइटल ऑर्गन होगा तो उसका टेम्परेचर को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। नॉर्मली न्यूरो की सर्जरी में भी यूज़ में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उस वाइटल ऑर्गन के फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओके, इट प्रोड्यूस हीट, सो डू नॉट यूज इन नियर द वाइटल ऑर्गन टिश्यूज। वाइटल ऑर्गन टिश्यू है उसके नियर बाई इसको यूज में नहीं लेते हैं, किसी अदर इंस्ट्रूमेंट को यूज में लिया जाता है। चलिए, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इस नेक्स्ट एनर्जी सोर्स को यूज में लेंगे। ये अपन ने पढ़ा लाइगस, और इसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होगा, नेक्स्ट एनर्जी सोर्स होगा, वो कौन सा होगा आपका, हार्मोनिक। चलिए, तो हार्मोनिक को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपन ने आज स्टार्ट किया था ओटी, और ओटी को कंप्लीट करेंगे अपन क्लास में, और उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के बाद में इमरजेंसी, और फिर आईसीयू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे अपन। चलिए।